हेलो बच्चा गैंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं वही उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आरसीपी फिजिक्स। तो प्यारे बेटे, आप बहुत ही परेशान हो, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है क्योंकि आपके हमने टेलीग्राम में बहुत सारे मैसेजेस देखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का हमें ईमेल्स भी प्राप्त होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का हमें डायरेक्ट मैसेज भी आते हैं टेलीग्राम के जरिए। मैंने वो सब को पढ़ा, कुछ दिनों से लगातार मैं पढ़ रहा हूँ और आपसे टच में भी हूँ। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर देखिए कितने सारे मैसेजेज हमारे नाम पर आ चुके हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि कितने को स्पेशल रिप्लाई किया जाए, कितने बच्चों को कंटिन्यू डीएम किया जाए। तो हमने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना हम एक प्रॉपर सा एक छोटा सा एक वीडियो आपके लिए, आपके दुखों को हटाने के लिए, आपकी पढ़ाई के प्रॉब्लम से उसको हटाने के लिए, आपके पढ़ाई को मैक्सिमाइज करने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना दें। तो हम इसी के लिए हम आज आपके सामने आए हैं। मैं मानता हूं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन बेटा एक बात मान लो, लाइफ में, पूरे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सारे के सारे प्रॉब्लम्स टेम्पोररी हैं। इसका कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है ज़्यादा दिन तक। सारे दुख जो हैं, सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, वो बिल्कुल कुछ क्षण के लिए आते हैं, कुछ क्षण में चले जाएंगे। और अगर इस क्षण में आप अगर हार गए, हिम्मत हार गए, तो आपको वो दुख हमेशा सताएगा। मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पढ़ाई के दुखों की। पढ़ाई करते टाइम कई सारे प्रॉब्लम्स, आप स्टूडेंट हो, आप बिल्कुल नया हो, तो कई सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही होगी। मैं जानता हूं, मुझे पता है, मैं जानता हूं कि आपको कई सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या आप इससे दूर होना चाहते हैं? बिल्कुल पक्का दूर होना चाहते हैं तो आज आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कुछ पॉइंट आपको आगे पीछे लगे, लेकिन प्लीज आप बने रहिएगा। मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर रही है वो 100% दूर होगा, बिल्कुल 100%। ये मेरा प्रॉमिस है, चंदन सर का यह वादा है। समझ रहे हो? कहा जाता है बेटा कि सपने देखना है, सपने देखना है तो ऊंचा देख, सपने देखना है तो ऊंचा देख। नीचा दिखाने के लिए लोग हैं, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। क्या समझ में आया? बोला सपना देखना तो ऊंचा देखना, लोग तो आसपास के लोग आपको नीचा दिखाने के लिए खड़े हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छा करें। कदम रखना है तो ऊंचे पे रख, कदम रखना है तो ऊंचे पे रख। कदम को खींचने के लिए लोग बैठे पड़े। मतलब कि अगर आपको कुछ करना है, कदम रखना है तो ऊंचा रख, लोग तो आपको टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं। अपनी पहचान बना कुछ अलग, अपनी पहचान बना कुछ अलग। भीड़ में तो चलने के लिए लोग खड़े हैं। मतलब कि अगर आपको कुछ अलग सा करना है तो एक पहचान बनाओ अपनी लाइफ में। भीड़ में तो चलने के लिए लोग गधेरे पड़े पड़े हैं। कुछ ऐसी कहानियां आपके साथ आजकल हो रही हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से हो और जैसा भी हो, आप बहुत अच्छे हो। आज के वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स को उठाए हैं। हमारे पास टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेज आए हैं। एक का क्वेश्चंस को मैं 5 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो बिल्कुल हॉट 5 क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर रहा हूं और उसका मैं आंसर भी दे रहा हूं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया है कि सर फिजिक्स को कैसे पढ़ें और समझें। ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए। सर मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ सर, मुझसे न्यूमेरिकल ही नहीं हो रहे हैं। और सर अगर आप समझाते हो न्यूमेरिकल तो मुझसे न्यूमेरिकल हो जाते हैं, लेकिन जब मैं खुद से ट्राई करने जाता हूँ तो मेरे से हो ही नहीं रहे। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा सिंपल भाषा में कि देख बेटा, ये जो फिजिक्स जो है ना, बिल्कुल प्यारा सा है, बहुत प्यारा सा। इसको इमेजिन करने वाला चीजें है। अगर आप इमेजिनेशन करोगे अच्छे तरीके से तो आपको फिजिक्स बिल्कुल फील होगा। और अगर आप इमेजिन नहीं करोगे
तो आपको ये फिजिक्स फील ही नहीं होने वाला। समझ रहे हो? हर एक टॉपिक को फिजिक्स में जो भी टॉपिक आते हैं उसको कनेक्ट करो रियल बेस्ड एग्जाम्पल से, हमेशा रियल बेस्ड एग्जाम्पल से। जैसे कि आपने एक बॉल को ऐसे फेंका तो महसूस करोगे कि बॉल को हमने फेंका तो वो कैसे ऊपर जाएगी, कितना पॉइंट पर जाएगी, फिर वो कितना देर पे नीचे आएगी। हो सकती है ऐसी ऐसे एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकती है। तो आप लोग क्या करते हो, अच्छा एक बॉल को फेंका, अच्छा ऊपर गया तो ठीक है, नीचे आया हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया। किसी को बोल दो कि भैया जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो तुमने निकाला है उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल में कितना दूरी चला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया क्यों मल्टीप्लाई करें, क्यों, ऐसा क्यों? फिजिक्स में एक भी चीज रटा हुआ नहीं है। आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लो, हो सकता है कि आपको रटंत विद्या जैसी लगेगा, लेकिन फिजिक्स ऐसा कभी भी नहीं लगता है बेटा, कभी भी नहीं लगता है। तो फिजिक्स को जब भी पढ़ो तो बिल्कुल फील लेके पढ़ो। फॉर्मूले पे हमेशा ध्यान दो, फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे डिराइव किया गया है उसको, उस पे हमेशा ध्यान दो। कितना लोग आप रट लेते हो फॉर्मूले को कि चलो रट लो ये हो गया काम हमारा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक फिजिक्स में एक फॉर्मूला है nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने का, अगर आपने पढ़ा हो तो लिखा हुआ है u प्लस में a/2 और 2n माइनस में 1। अब इसकी छोटी छोटी खूबसूरती को देखोगे इस फॉर्मूले को तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये दिखता है डायमेंशनलेस जैसा। अब इसको कोई अगर बच्चा डायमेंशन पढ़ा हो तो आप इसको बैलेंस करके दिखा दो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना। तो SN इक्वल टू में u प्लस में a/2 2n माइनस 1, आप इसको बैलेंस करके नहीं दिखा पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ मिस्टेक्स की है, आपने पढ़ा ही नहीं अच्छा से। दूसरी बात, ये किसके लिए वैलिड है भैया, ये डिस्टेंस के लिए वैलिड है या फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए? आपको ये भी क्लियर नहीं पता होगा। आप बस दिया कि nth सेकंड में डिस्टेंस निकालना है तो आप निकाल पड़े। क्या आपको पता है कि ये फॉर्मूले 1 सेकंड की इंटरवल के लिए वैलिड है? कोई निकाल रहा है 4 से लेकर 4.5 4.5 के बीच में और मुझसे पूछ रहा है कि सर इसका आंसर क्यों नहीं आया? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? जड़ को पकड़ो बेटा। मतलब क्या हुआ कि आपने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो आपने इस पे ध्यान नहीं दिया कि ये फॉर्मूला कौन से केस के लिए वैलिड है और कौन से केस के लिए वैलिड नहीं है। और आप कहोगे कि सवाल नहीं बना, बात सही है, नहीं बनेगा। तो फिजिक्स के सारे फॉर्मूले का लिमिटेशन को समझो कि कौन कौन से केसेज में ये वैलिड करा सकते हैं, कौन कौन सा केसेज में वैलिड नहीं करा सकते। अगर आपको ये आइडिया लग गया बेटा तो आपका जिंदगी सफल मंगल हो जाए। चले अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे पास आया कि SCB बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। SCB बुक कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या ये बुक जो है नीट के लिए होना चाहिए? क्या ये बुक जेईई के लिए होना चाहिए? बेटा मैं बताना चाहूंगा कि SC वर्मा सर की बुक किसी नीट और किसी जेईई के लिए नहीं लिखी गई है। वो बुक जो है लिखा गया फिजिक्स के लिए। वो बुक किस लिए लिखा गया? फिजिक्स के लिए। फिजिक्स को फील करने के लिए लिखा गया है। अब जो बोल रहे थे ना कि सर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मुझे समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो भैया आपने फील नहीं किया उस चीज। जब आप फील करोगे, जब फिजिक्स के साथ उसके प्यार में जब बंध जाओगे तो वो आपको एहसास होगा कि फिजिक्स कितनी खूबसूरत है। तो SC वर्मा की बुक, SC वर्मा सर की बुक जो है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नीट के लिए भी जेईई के लिए भी, क्योंकि वो फिजिक्स के लिए लिखा गया है। SC वर्मा सर खुद कई बार बोल चुके हैं कि मेरा ये जो बुक है वो मैंने फिजिक्स के लिए लिखा है, ना कि हमने नीट के लिए, जेईई के लिए और जेईई एडवांस के लिए लिखा है। सर से एक इंटरव्यू में एक बार पूछा गया, ये इट इज द रियल इंसिडेंट, कि एक बार पूछा गया SC वर्मा सर से कि सर आजकल के जो मार्केट में जो बुक है वो तो कई टाइप से आ गए हैं, मल्टीपल चॉइस, सिंगल चॉइस और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स और वगैरह वगैरह मिलाने वाला। सर ने क्या बोला? सर ने रिप्लाई किया था कि एक जो सुंदर जो नारी है
और सुंदर जो नारी है तो वो कपड़े बदल बदल के आपको चेहरा दिखाती है। तो क्या वो नारी बदल गई? कपड़ा बदल बदल के आपको बहरूपिया है, वो कपड़े बदल बदल के आपको दिखा रहा है चेहरा, तो क्या वो नारी बदल गई? मतलब सिंपल से है कि आपको मल्टीपल चॉइस में दे दे, सिंगल चॉइस में दे दे, एक ही आंसर में चार चार आंसर दिमाग में लगाने के लिए दे दे। अरे भैया सबका तो कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट फिजिक्स, सबका मेन मकसद यही है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट को सिखाना, तो उसको समझिए। मल्टीपल चॉइस करने से क्या वो फिजिक्स दूसरी हो जाएगी क्या? नहीं, उस सारे किताब का, सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट वो किताब में है, आपको जरूर से जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। समझ गए? और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो अगर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़े हुए तो मेरा संघर्ष, मेरी मेहनत ऑलवेज आपके साथ है, ऑलवेज। आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, डज नॉट मैटर, हमें कोई मतलब नहीं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ बोलता हूं कि पहले फिजिक्स का कोशिश करो, ट्राई एंड ट्राई अगेन, कोशिश करो उस प्रॉब्लम्स का फोटो बनाने का, ड्राइंग करने का, और जो लैंग्वेज जो लिखा हुआ है उस लैंग्वेज को उसको फोटो में इंसर्ट करने का, चिपकाने का। एक बंदा है 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है उस बंदे को खोजने, तो भैया उसको ड्राइंग करके देखो ना वो चीजें। आप अब ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि पूरा बैठ गए लेकर, रफली ड्राइंग करने की कोशिश करो, फोटो बनाने की कोशिश करो, और आप जिस चैप्टर कर रहे हो उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपके माइंड में होना चाहिए। कितना लोग कहते हैं कि नीट के मैं स्टूडेंट हूं तो सर फॉर्मूले को रटना सही रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं रटना सही रहेगा, कुछ कुछ फॉर्मूले को काम चल जाता है, लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल जब सवाल देते हैं ना, यही रटने के चक्कर में आपसे सवाल नहीं होते। कॉन्सेप्चुअल सवाल देंगे ना तो आपसे नहीं होंगे रटे हुए फॉर्मूले से, है ना। तो आप डेरिवेशंस का, आप 11th-12th में हो, डेरिवेशंस को अच्छे से समझो। फॉर्मूले को एक बार समझ गया तो फिर काम हो गया, फॉर्मूले को एक बार समझ गया तो काम हो गया। तो हमेशा कोशिश करो कि आप जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको छोटे छोटे एक ड्राइंग्स बनाकर, हमेशा ये आदत डालो अपनी जिंदगी में, एक आदत डाल लो कि हमको जितने भी फिजिक्स के प्रॉब्लम्स आएंगे उसको ड्राइंग के जरिए मैं आपको बताने की, मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सर क्वेश्चन तो सर ठीक है 1-2 हो जाते हैं सर, फिर 4-5 नहीं होते हैं। तो बेटा ट्राई करो
कि आप कुछ इजी सवाल को करने का ट्राई करो, कुछ इजी सवाल को करने का। आप एससी वर्मा को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एससी वर्मा सर की किताबों की खासियत है, वो लेवल को इस तरीके से बढ़ा देते हैं, लेवल को इस तरीके से बढ़ा देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना अच्छा लेवल पे पहुंच चुका हूं। उनके आप काइनेमेटिक्स, अब अगर आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो, तो आप स्टार्टिंग के चैप्टर को उठाकर देखना, एक दो प्रॉब्लम्स को, आपको बिल्कुल मलाई जैसा लगेगा कि वो ऐसे खा लूं। डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, स्पीड निकालो, कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं। जिससे आगे बढ़ोगे ना, धीरे 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 ऐसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे ये को देखने के बाद, आप जिनको ये प्रॉब्लम्स उनको बता रहा हूँ, आप 10 मिनट का टारगेट स्टार्ट करो कि कोई टॉपिक को उठाओ। मोबाइल को भैया वो नोटिफिकेशन जो टेलीग्राम का जो ऑन करके रखा है तुम, और उसको व्हाट्सएप ग्रुप का और पता नहीं किसका किसका, वो बंद कर दो और तुम बैठने की कोशिश करो। 10 मिनट का टारगेट लो, ज्यादा देर का टारगेट मत लो, 10 मिनट का टारगेट लो। और वो 10 मिनट में देखना, घड़ी को सामने रख देना, अलार्म लगा देना, जो भी आते हैं ना स्टॉप वॉच ये सब, तो वो लगा देना और पढ़ने की कोशिश कर। देखना, हाईली कंसंट्रेशन से पढ़ना। तुम्हारा एक ही एम होना चाहिए, वो 10 मिनट टारगेट को पूरा करना। 10 मिनट हो जाएगा पक्का। फिर सेकंड बार तुम कुछ रेस्ट ले, 15 मिनट का ले लो रेस्ट। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तुम पढ़ नहीं रहे थे, 10 मिनट पढ़ा तो कम से कम 15 मिनट रेस्ट लो। फिर 10 मिनट का ट्राई किया। अब ऐसे ऐसे करके एक दिन तक 2 दिन तक 10-10 मिनट का इंटरवल बनाओ। जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी करो तो जाओगे काम से। 10-10 मिनट का इंटरवल बना लो, ठीक है, 10-10 मिनट का। अब 1-2 दिन तक पढ़ो, फिर उसको टाइम को बढ़ाओ, 13 मिनट कर दो, 13 मिनट, अपने रिक्वायरमेंट 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट कर दो। फिर 2 दिन तक उसको फॉलो करो। याद रहे 15 मिनट सेट किया है टारगेट, तो पास होना चाहिए, उसमें से टारगेट को पूरा करना चाहिए। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगी और आपको जरूर 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 फिर अगला टारगेट अचीव करने में आपको मुश्किलें पैदा कर देगी। ये सब कुछ दिमाग करता है, ये सब काम। तो 15 मिनट का टारगेट सेट करो, फिर 1-2 दिन तक प्रैक्टिस करो, फिर 17 मिनट का सेट करो, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, हार्डली उसको 1 आवर्स तक लेकर जाओ। और ये आपको करने में 15 दिन का समय मैक्सिमम लग सकता है। 15 दिन के समय से ज्यादा नहीं लगेगा। और देखोगे, देखते देखते में आप अपनी लाइफ को कितना चेंज कर पाओगे, ये आपको बिलीव नहीं होगा। बोल रहा हूं, पहचान बनाना है तो कुछ अलग बना दे। भीड़ में चलने के लिए लोग खड़े हैं, कुछ करके दिखा इस दुनिया को। सिंपल करने के लिए भीड़ पड़े। कह रहा हूं, कुछ अलग कर दे, कुछ अलग कर दे। तुम कर सकता है, तेरे अंदर में वो जज्बा है, वो पावर है, तुम कर सकता है उसको। कुछ कर,
तो यानी कि इस तरीके से आपको करने से आपको क्या होगा कि आपका जो है बैठने का सीटिंग पावर जो है वो अच्छा खासा बढ़ जाए। अब चलते हैं अगले सवाल, जो कि मेरे प्यारे बेटे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करे। मेरा बच्चा गैंग हताश ना हो, बिल्कुल हताश ना हो। अगला जो क्वेश्चन जो है वो है कि सर बैकलॉग का क्या करें। एक बवाल सवाल है बैकलॉग। ये बैकलॉग जिंदगी में अगर लग जाए किसी का, भगवान ना करे किसी को लगे, किसी का लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं रेस से पीछे हो जाता है। जी हाँ, बैकलॉग की मैं बात कर रहा हूं। अब ये बैकलॉग का जो सजेशन है ये किसी इंस्टीट्यूट, किसी आदमी के द्वारा ऑथराइज नहीं है। पहली बात, मैं झूठ बोल के आपको मैं कुछ सिखा दूं तो ये सही नहीं है। ये सिर्फ मेरा और मेरे साथ कुछ टीचर जो IITian भी हैं वो सबके द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया। मैं सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, नहीं तो मेरी कोई हिम्मत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ें इस तरीके से सजेस्ट करूँ। तो सबसे पहली बात, ये RCP फिजिक्स की तरफ से सजेशन है कि आप ऐसे करेंगे तो आपको बैकलॉग की समस्या आपको दूर हो सकती है। बैकलॉग का मतलब होता है कि जो करंट जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे आप पीछे चल रहे हो, जिसके वजह से जो करंट चैप्टर है वो भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अब किसी भी संस्थान में इस सबके लिए वैलिड है। किसी एक प्रॉपर को टारगेट करना, किसी एक प्रॉपर संस्थान के बारे में बताना ये सही नहीं है। अब कहीं भी पढ़ाई कर, तो पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं। बैकलॉग का मतलब हो गया कि आप हो सकता है लेट ज्वाइन किया, आज ही ज्वाइन किया है और पीछे का 2-3 चैप्टर निकल चुका है और आप 11th में हो। ये ओनली वैलिड फॉर 11th प्यारे स्टूडेंट। आप जे के लिए भी हो चाहे आप नीट के लिए भी हो, इन दोनों के लिए मैं वैलिड बता रहा हूं। बेटा आप जानते हो करना तो आपको है, पक्का है ना। आपको कोई बाहर से चंदन सर आपको तो आके नहीं कर देगा आपके बदला, करना आपको है। जितना तो आपको है बेटा, पक्का बात है, जितना आपको है। मैं बोल रहा हूं कुछ करना है तो अलग कर देना है। भीड़ में करने के लिए लोग खड़े हैं, तो कुछ अलग करना चाहते हो ना? यस, करना चाहते हो ना? यस। तो मैं बताता हूं, सुन। जो करेंट चैप्टर जो आपका चल रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, पक्का नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो भाई करेंट चैप्टर को करने से आपको क्या फायदा हुआ? नुकसान ही नुकसान। पहला नुकसान कि आपको टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा नुकसान, जो आपको पीछे चला जा रहा है वो पीछे ही रह गया। और आप भीड़ से, जो गधे वाला जो भीड़ है उसमें आप इकट्ठा हो रहे हो। गधे वाला भीड़, क्या उस गधे वाला भीड़ से अलग होना चाह रहे हो ना? यही है ना बेटा, अलग होना चाह रहे हो ना? तो ऐसे करो कि जो करेंट चैप्टर जो आपको चल रहा है, कहीं भी चल रहा हो संस्थान में, आप उसको रोको। फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, किसी ऑथराइज संस्थान का नहीं, RCP फिजिक्स का सजेशन है कि आपको करंट जो चैप्टर कहीं पे चल रहा है उसको रोको बेटा, रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकोगे तो वो तो जाएगा ही जाएगा, और प्लस में बैकलॉग ऐसे भर जाएगा, ऐसे संभाल नहीं पाओगे उसको। तो करंट चैप्टर को रोक दो। अब समझो, करंट चैप्टर जो भी है उसको जब अगर रोकोगे तो आपके पास समय निकल जाएगा। तो करंट चैप्टर तो आप रोक के रखो, तुम उठा दो शुरू से, तुम उठा दो शुरू से, पक्का उठा दोगे शुरू से। उसमें क्या करना है आपको कि टीचर अगर उस चैप्टर को 7 दिन में खत्म किया है तो आप खत्म करोगे 3 से 4 दिन में। ये आप वादा करो कि मैं सर 3 से 4 दिन में खत्म करूंगा, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप 3 से 4 दिन में जो चैप्टर बैकलॉग से उसको खत्म कर दोगे, जैसे कि अगर टीचर 7 दिन में पढ़ाया है तब 3 से 4 दिन में खत्म करो। टीचर अगर 10 दिन में पढ़ाया है तो उसको 6 दिन में खत्म कर दो। टीचर का 15 दिन में पढ़ाया हो चैप्टर को तो आप 10 दिन में खत्म करो, 12 दिन में खत्म करो। अगर आप ऐसे करो, सारे सब्जेक्ट को सीरियस वे में करना पड़ेगा। सीरियस वे में अगर करोगे तो कुछ दिनों में 1 महीने तक का समय लग सकता है। इसमें 1 महीने में देखोगे बेटा कि आपके जिंदगी में खुशहाली आएगी। होगा क्या कि आप टीचर को पैरेलल हो जाओगे। तो टीचर जो आगे भाग रहा था उसके आप पैरेलल आ जाओगे। क्यों? क्योंकि टीचर तो उसको 10 दिन में खत्म किया था, मैंने उसको 7 दिन में खत्म किया। लेक्चर आपके प्लेटफॉर्म पे पड़े होंगे, है कि नहीं? आप उसको देखो। और DPP चाहे आपका मॉड्यूल हो उसको भी साथ साथ करने की कोशिश करो, रेगुलर वे में करो। ये वक्त नहीं है 10th वाला
कि आप एक चैप्टर पढ़ें और 10 दिन तक नहीं पढ़े काम चल जाएगा, नहीं। सडन 10th से जब हम 11th में आते हैं तो ह्यूज लोड आता है, अचानक से वर्क लोड बढ़ जाता है जिससे आप संभाल नहीं पाते। तो आप रेगुलर वे में एक टाइम शेड्यूल बांध लीजिए और टाइम शेड्यूल बांधने के बाद आप करने लगिए। आपके मेजर 3 ही सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। पहले आप जो टफ लगता है आप उसको पढ़ें, फिर आप पढ़ने के बाद उसके डीपीपी या फिर उस पर जो बताया क्वेश्चन उसको रिवाइज कर लीजिए। 2-3 घंटे का रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद दूसरे चैप्टर को उठाइए, दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए, उसको कीजिए, उसको लेक्चर देख लीजिए, 2-3 घंटा पढ़िए, बीच में ब्रेक भी ले लीजिए, फिर उसके बाद तीसरे सब्जेक्ट को उठाइए। तो ऐसे कर करके उठाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तीनों लगातार उठाने से मेरा पर्सनल सजेशन है कि तीनों को लगातार उठाने से क्या डिसएडवांटेज होता है, मैं जो समझता हूँ कि देखो हमारी आंखें जो है कितना देर तक मोबाइल को देखेगी, नहीं देख सकती, तो वो स्ट्रेस पड़ जाता है 1 से 1.5 घंटे में। तो अगर आपने पहला सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट पे जब आप जाओगे तो आपके पहले से ब्रेन स्ट्रेस है, तो हो सकता है कि आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आए। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप क्यों ना, भगवान ने मेरे को 24 घंटा जो दिया है उसमें 10 घंटे सो लेते हैं, 14 घंटा का 14 आवर्स का हमारे पास समय है, उसमें 4 आवर्स जो है हम कुछ और करने में बिता दिए, तो हमारे पास अभी भी 3-3 घंटा है। 3-3 घंटा के अंतराल पे अगर हम उस वीडियो को देखें और पढ़ें कितना अच्छा होगा। और रेगुलर में आपको करना, इंक्लूडिंग संडे को भी। आपका जीवन बेटा हो सकता है कि 1 महीने के लिए कष्ट होगी, हो सकता है, लेकिन आने वाला जो समय है बेटा कितना सुखमय जिंदगी होगा, क्या इसकी कल्पना कभी किया? आप उस टैलेंटेड बच्चे के कैटेगरी में आ जाओगे। हंड्रेड 100% तुम्हें सफलता मिलेगी बेटा, 100%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ये टॉपिक आपको समझा पाया, आपके जीवन के जो छोटे मोटे समस्या है
मैं उसको समझा पाया। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट एंड मोटिवेशन आप हमें दिखा सकते हैं। हमें भी जरूरत पड़ती है कुछ मोटिवेशंस की। हमारा मोटिवेशन आपका प्यार होता है। अगर आप जितना आप हमें प्यार दिखाइएगा उतना हमें मोटिवेशन होगा, उतना ही हम आपको संघर्ष करके दिखाएंगे आपके लिए। इसी सोच के साथ ऑल द बेस्ट बेटा जी।